जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज की नई दुनिया में। मैं हितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी तैयारियों में लगे होंगे और लगे भी रहना चाहिए, क्योंकि जो वक्त की कीमत समझ जाता है वक्त उसे बहुमूल्य बना देता है और फिर लोग उससे वक्त मांगते हैं, थोड़ा सा वक्त हमें दे दो। तो वक्त की ही सब बातें हैं, वक्त का सब खेला है। वक्त को न तबाह करके सीधे कम टू द पॉइंट वापस आते हैं और बात करते हैं आज किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आज किस टॉपिक पे आपको कुछ जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए आपको ले चलते हैं संसद की कुछ समितियों के पास। उन समितियों के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं आपको बताते हैं कि उन समितियों से कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे और कौन से उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप अगर कुछ समय तक हमसे जुड़े रहे तो सारे कन्फ्यूजन आपके ख़त्म हो जाएंगे। उनसे आने वाला जो क्वेश्चन जो आपसे रहेगा वो आप कहेंगे ये वाला इसका आंसर ये वाला है। तो चलिए चलते हैं। ले चलें तुम्हें? तारों के शहर में तो नहीं ले जा सकता, लेकिन हाँ संविधान की कुछ समितियों के पास ले चलता हूँ। तो बात करते हैं दोस्तों प्राक्कलन समिति की। प्राक्कलन समिति जो है संसद की, वो संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति है, सबसे बड़ी स्थायी वित्तीय समिति है। वित्त का मतलब समझते हैं धन से संबंधित की बात आती है। वित्त आयोग का उल्लेख आपको 280 में मिलेगा अनुच्छेद में। तो प्राक्कलन समिति जो है संसद की सबसे बड़ी वित्तीय स्थायी समिति है और इस समिति को मितव्ययता समिति, आकलन करने वाली समिति भी कहा जाता है। किसे? प्राक्कलन समिति को। तो दोस्तों ये प्राक्कलन जो समिति है इसे मितव्ययता समिति क्यों कहा जाता है अभी आपको पता चल जाएगा। प्राक्कलन समिति जो होती है उसका कार्य ये होता है कि जो मंत्रालय हैं और विभाग हैं तो वहाँ पे जो धन है वो कैसे खर्च हो रहा है, कहीं ज़्यादा तो नहीं खर्च हो रहा है, वो अपने सुझाव भी देता है कि इसको यहाँ पर ऐसे खर्च किया जा सकता है। तो प्राक्कलन समिति जो होगी वो क्या करती है, मंत्रालयों जो हैं मंत्रालय उनके व्यय का लेखा जोखा रखती है, देखती है कि कहाँ पे ज़्यादा खर्च हो रहा है या कहाँ पे कैसे खर्च करना चाहिए। तो ये जो समिति है ये जो सबसे पहले बनी थी 1950 में इसका गठन किया गया था दोस्तों। तो 1950 में इसका जब गठन हुआ था तो एक कंडीशन ये लगाई गई कि ये समिति तब गठित होगी जब लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद में ये समिति का गठन किया जाएगा। तो प्राक्कलन समिति का गठन कब होता है? तो आपका आंसर ये बनेगा कि लोकसभा में जब बजट प्रस्तुत होता है, बजट प्रस्तुत होने के बाद में प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। तो प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी स्थायी वित्तीय समिति है और इसे मितव्ययता समिति और आकलन करने वाली समिति भी कहा जाता है। और यहाँ तक पहुँचे तो ये पता चला कि ये मंत्रालय में विभागों के व्यय का लेखा जोखा देखती है। और सदस्यों की मैं बात करूं तो ये जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें सदस्यों की बात करें तो सदस्य इसमें 30 होते हैं। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या की जब बात आएगी तो प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होंगे वो 30 होंगे। कितने होंगे? 30 होंगे। 30 वर्ष से याद रखिएगा, राज्यसभा में चुने जाने की उम्र कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। और बात करें उनकी महावीर स्वामी यस महावीर स्वामी ने घर छोड़ा था कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में छोड़ा था। लौट के आते हैं फिर प्राक्कलन समिति के पास में, नहीं तो भी इतिहास शुरू हो जाएगा। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और इन 30 सदस्य जो हैं ये सभी लोकसभा से चुन करके आते हैं। कहाँ से चुने जाते हैं? लोकसभा से चुने जाते हैं। और सारे सदस्य जो 30 सदस्य हैं ये लोकसभा से ही होंगे। और ये चुन के कैसे आएंगे? तो मत पद्धति बनेगी, एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत पद्धति के द्वारा इन सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत पद्धति के द्वारा और भी लोगों का चुनाव होता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य। अब आपको मिल गया प्राक्कलन समिति। तो इन सदस्यों की नियुक्ति जो होती है समानुपातिक मत पद्धति के द्वारा आनुपातिक रूप से, और 1 वर्ष के लिए इन सदस्यों का कार्यकाल रहता है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल रहता है।
तो 30 सदस्य होंगे, लोकसभा से आएंगे और इन सभी का कार्यकाल रहेगा 1 वर्ष। ध्यान रखिएगा, किसी भी मंत्री को प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो प्राक्कलन समिति में ये सदस्य हो गए, 30 सदस्य होंगे और लोकसभा से ही आएंगे। और आपका जो बनेगा प्रोसेस क्या होगा, एकल संक्रमण समानुपातिक मत पद्धति होगी। यहाँ तक हमें पता चला। आगे बढ़ें तो आप ये ध्यान रखिएगा कि प्राक्कलन समिति जो है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन जो कहा जाता है वो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। तो जुड़वा की बातें चली हैं, तो कुछ जुड़वा आपको सौंप देते हैं। मैं पिक्चर की बात नहीं करूंगा, जुड़वा सलमान खान वाली, उसको बात नहीं करूंगा। मैं जुड़वा जो आपके पेपर के लायक है उनके चीज़ें आपको बताता हूँ कि जुड़वा आपको कौन सी चीज़ें याद रखनी चाहिए। जैसे जुड़वा खनिज की बात करेगा, जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर बनना चाहिए जस्ता और सीसा को जुड़वा खनिज कहा जाता है। क्या आप जानते हैं जुड़वा पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? नहीं जानते? अरे जिसे सबसे चमकीला ग्रह बोला जाता है, जो सौंदर्य की देवी बोला जाता है, भोर सांझ का तारा बोला जाता है, अरे शुक्र की बात कर रहा हूँ मैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन की जब बात करेगा तो आपका आंसर बनेगा शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, हैदराबाद का जुड़वा नगर लेके जाइए। हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है सिकंदराबाद को। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहेंगे? सिकंदराबाद को कहा जाएगा। और आप जुड़वा नगर एक और लेकर के जाइए, अजमेर का जुड़वा नगर कहा जाता है पुष्कर को। अजमेर का जुड़वा नगर पुष्कर को कहा जाता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ूंगा, आप ये बताइएगा अयोध्या का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? ये आप बताइएगा। तो आगे क्वेश्चन बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे कहानी। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाएगा? लोक लेखा समिति को कहा जाएगा। तो ये जो 30 सदस्य थे, इनकी नियुक्ति की जब बात आएगी तो इनको लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करेगा। और इन्हीं सदस्यों में से एक को ये इसी में से अध्यक्ष भी लोकसभा अध्यक्ष बना देगा कि हाँ, हम आपको इस समिति का अध्यक्ष बनाते हैं। नेक्स्ट जब बात आती है तो अगली समिति आप याद रखिए कि अगली समिति जो होगी आपकी वो लोक लेखा समिति होगी। लोक लेखा समिति के बारे में खास बात आपको ये याद रखनी है कि संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समितियों में से एक है। सबसे पुरानी वित्तीय समिति है जो ये आपको मैं बता रहा हूँ लोक लेखा समिति के बारे में। इसका गठन जो हुआ था ये 1919 के अधिनियम के द्वारा 1921 में समिति का गठन कर दिया गया था। और ये समिति जब गठित हुई थी 1921 में, 1919 के अधिनियम के द्वारा, ध्यान रखिएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट इसमें बात करें तो इसमें जो सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, लोक लेखा समिति जो होगी इसमें सदस्यों की संख्या 22 निर्धारित की गई है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी बदली हुई है। वहाँ हमने अभी देखा कि जो प्राक्कलन समिति थी उसमें लोकसभा के सदस्य थे, 30 सदस्य थे, उसमें राज्यसभा का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो समिति बनी है ये लोक लेखा समिति, इसमें जो होगा वो क्या होगा? 22 सदस्य होंगे, इसमें 15 सदस्य जो आएंगे वो लोकसभा से आएंगे और 7 सदस्य जो बचेंगे वो राज्यसभा से आएंगे। और आपकी परेशानी को थोड़ा सा आसान कर दूं कि ये जो सदस्य आएंगे वो भी 1 वर्ष के लिए आएंगे। इनके आने का प्रोसेस वही रहेगा, एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत पद्धति का प्रोसेस रहेगा इन्हीं के साथ में। और इन सदस्यों की नियुक्ति का भी प्रोसेस वैसे रहेगा कि लोकसभा अध्यक्ष इनको क्या करेगा? नियुक्त करेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि लोक लेखा समिति जो है इसका जो अध्यक्ष बनता है वो विपक्ष का नेता बनाया जाता है। लोक लेखा समिति जो होगी इसका अध्यक्ष जो बनेगा वो विपक्ष का नेता बनेगा। और इस विपक्ष के नेता को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करेगा? तो आपका आंसर बनेगा लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। विपक्ष के नेता को निर्धारित नहीं कर रहा है, वो विपक्ष के नेता को अध्यक्ष बना रहा है। कौन सी समिति का? लोक लेखा समिति का। तो इसमें सदस्य होंगे 22, 1 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। सब वही एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत पद्धति होगी। कंडीशन ये है कि किसी भी मंत्री को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि मंत्रालयों के व्यय का अध्ययन करेगा। मंत्री कहीं बैठा होगा तो अपना फायदा सोचने लगेगा। उसके बाद में बात करूं तो इस लोक लेखा समिति के बारे में जो मोस्टली पॉइंट आपको याद रखना है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 148 में मिलता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वो किसे प्रस्तुत करता है? उसकी जांच कौन करता है? तो आपका आंसर बनेगा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करता है लोक लेखा समिति को, और लोक लेखा समिति को जांच करने के बाद में क्या करती है? लोकसभा अध्यक्ष को सौंप देती है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को इसीलिए क्या कहा गया है? लोक लेखा समिति का क्या कहते हैं? मार्गदर्शक कहा गया है। लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक किसे कहेंगे? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा गया है।
और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा गया। जो टैक्स वगैरह जाता है ये सार्वजनिक धन हो गया और इसका व्यय जो हो रहा है सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये काम करता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जांच जो होती है, जो रिपोर्ट बनती है उसकी जांच करता है कौन? लोक लेखा समिति जांच करती है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है फिर लोकसभा अध्यक्ष को। एक बात ध्यान और रखिएगा कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कह देगा तो भी आप लोक लेखा समिति कर दीजिएगा। अगर कहेगा लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसे कहा है तो प्राक्कलन समिति को कहेंगे। लोक लेखा समिति के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। लघु लोकसभा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर बनेगा कि लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है। तो लघु तक आ गए हैं तो ऐसे कैसे छोड़ दे, आप लाद के ले जाइए लघु को थोड़ा सा। लघु की बात करें तो अगला पॉइंट आप याद रखिएगा लघु से, लघु अकबर किसे कहा जाता है? लघु अकबर की जब बात आएगी ना तो आपका आंसर रहेगा दारा शिकोह। लघु अकबर की बात आएगी तो दारा शिकोह होगा। देखो सीटी भी बता रही है आवाज़ से कि हाँ लघु अकबर जो होता है वो दारा शिकोह को कहा जाएगा। और लघु संविधान की मैं बात करूं तो लघु संविधान की जब बात आती है तो लघु संविधान कहा जाता है किसे? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो होगा लघु संविधान बन जाएगा। लघु लोकसभा की बात करेगा तो लोक लेखा समिति जो है उसे कहा जाएगा। विश्व की लघु संसद की बात करें, विश्व की लघु संसद की जब बात करेगा तो आपका आंसर बनेगा यूएनओ जो है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे है आप कमेंट करके बताइएगा। तो वहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है जिसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। तो लघु के बारे में इतने पॉइंट बहुत हैं आपके लिए। 10 से 12 मिनट के वीडियो में अगर आपको इतनी जानकारी मिल रही है तो बहुत है, क्योंकि इतने में तो इंट्रोडक्शन होता रहता है कि आज क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है। तो टाइम को ना खराब करते हुए 12 से 13 मिनट में ये चीज़ें आपके पास पहुँच गई। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने पढ़ने वाले दोस्तों को भेजिएगा और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपनों के लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं। जय हिंद, विजय हिंद।